अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 2015 का बॉटनी का पेपर है जो हम डिस्कस करने लगे हैं ना। स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस टेक्सचर, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, ये एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तीन तरह के होते हैं। एक को हम क्लाइमेटिक फैक्टर कहते हैं जिसमें वहाँ का हवा, पानी, टेम्परेचर वगैरह, सनलाइट वगैरह डिस्कस की जाती है। एडाफिक के अंदर सॉइल की स्टडी होती है। टोपोग्राफिक होता है जिसके अंदर अर्थ की सरफेस, अर्थ का टेक्सचर, एल्टीट्यूड वगैरह, ऊंचाई और नीचाई जो है, ये तमाम चीज़ें स्टडी की जाती हैं। तो ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स के अंदर आता है। बायोटिक फैक्टर्स वो हैं जो कि लिविंग होते हैं, जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स वगैरह आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर देखने को मिलती है। ये वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर पाया जाता है। इनमें होता यह है कि जब पॉलिनेशन हो जाती है तो जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर दो स्पर्म बनते हैं। ये पॉलन ग्रेन है, इसमें दो स्पर्म बनते हैं और दोनों स्पर्म जो है ना वो किसी न किसी चीज़ के साथ जाकर फ्यूज़ होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी सब के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो जिम्नोस्पर्म है इनके अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी के अंदर तो गैमेट से सिंगल होता है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। तो ये प्रोसेस भी पहले मैं बता चुका हूँ। ये डीएनए हमारे पास, इसके अगर किसी छोटे से पार्ट से जो है वो प्रोटीन बननी है तो पहले उससे बनेगा आरएनए। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और फिर इस आरएनए से जब प्रोटीन बनेगी, ठीक है, ये प्रोटीन है जिसके अंदर अमाइनो एसिड है, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है इसमें डीएनए से आरएनए बनता है। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन में एक अदद एंजाइम जो कि आपको पता होना चाहिए यूज़ होता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने वाला एंजाइम। और भी एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं बट सिंध बोर्ड की बुक के अंदर और नहीं दिए हुए। एक एंजाइम है जैसे हेलिकेज, हेलिकेज इस्तेमाल होगा जो कि डीएनए के दोनों वो हैं धागे हैं, उन्हें अलग करेगा। और भी एंजाइम्स और भी प्रोटीन्स होती हैं जो काम आती है, बट ये याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इसमें इस्तेमाल होता है। ट्रांसलेशन के अंदर जो है वो एक अदर चीज़ इस्तेमाल होती है जो कि जिसका नाम है ट्रांसफ़र आरएनए, और एक अदर चीज़ है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम्स, ये इस्तेमाल होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ये वो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है दूसरे टाइप के बैक्टीरिया के अंदर। कैसे? उसे जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है एनवायरनमेंट से। तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया जो है ये मासूम सा है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया जो है ये ख़तरनाक वाला है, इसके पास जो है वो हथियार है। ये बैक्टीरिया मर गया, इसका हथियार पड़ा हुआ था, इसने वो हथियार ले लिया और ये जो है ये मासूम से ख़तरनाक हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्रेड ग्रिफिथ जो है उसने एक्सपेरिमेंटली जो है वो बताया था। ट्रांसडक्शन जो है ये एक टाइप का जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जिसमें एक बैक्टीरिया जो है वो दूसरे बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल हासिल करता है थर्ड पार्टी के ज़रिए, यूजुअली बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है उसके ज़रिए। कॉन्जुगेशन में डायरेक्टली एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को जो है वो जेनेटिक मटेरियल देता है थ्रू सम ट्यूब जिन्हें हम पाइली कहते हैं या पिलाई कहते हैं। ना द डायमीटर ऑफ अ स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज ड्यू टू, ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है जिसमें डायमीटर इंक्रीज होता है और ये होता है कैम्बियम के ज़रिए, कैम्बियम। और कैम्बियम जो है इन्हें हम लैटरल मेरिस्टेम के अंदर लाते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम वो हैं जो कि प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं जिसमें हाइट बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है ये नोड और इंटर नोड के दरमियान पाए जाते हैं, ये लीव्स की रीजनरेशन के अंदर हेल्पफुल होते हैं। लैटरल मेरिस्टेम जो है ये स्टेम में पाए जाते हैं और ये जब ग्रो करते हैं तो प्लांट की विड्थ बढ़ती है, इसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। प्लांट्स जो ग्रो करते हैं शेड के अंदर उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये स्कियोफाइट्स या स्कायोफाइट्स इनका नाम होता है। ये शेड, इन्हें शेड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। बाकी जो हीलियोफाइट्स हैं इन्हें जो है वो लाइट की ज़रूरत होती है, ये लाइट में ग्रो करते हैं। हेलोफाइट्स जो हैं ये ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रोफाइट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं। द रनिंग वाटर जिसमें रिवर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं और स्ट्रीम्स हैं, इन्हें हम क्या नाम देते हैं? तो हमारे पास पॉन्ड इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह का फ्रेश वाटर है। एक वो है जो ठहरा हुआ पानी है, उसे हम लेंटिक वाटर कहते हैं, और एक वो है जो बहता हुआ पानी है, उसे हम लॉटिक वाटर कहते हैं। तो रिवर जो है या स्प्रिंग्स जो हैं या स्ट्रीम्स जो हैं ये बहता हुआ पानी होता है, तो ये लॉटिक वाटर के अंदर आता है। एस्चुअरी जो है ये वो पॉइंट होता है कि जहाँ पे दरिया जो है वो समंदर से मिलता है, जहाँ पे रिवर और सी जो हैं वो मिलते हैं, वो जो पॉइंट है वो कहलाता है एस्चुअरी। अब रिवर के अंदर फ्रेश वाटर है और समंदर के अंदर जो है वो नमकीन पानी है, तो इसका ये मिक्सचर होता है। इस पॉइंट के ऊपर जो पानी होता है वो दोनों का मिक्सचर होता है। नीश या निक जो है ये कहते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का जो रोल होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, उसके होने ना होने से जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली कहलाता है उसका निक। द पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन इंडिविजुअल, तो ये कैरियोटाइप कहलाता है। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिस तरह के क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होती है, जो क्रोमोसोम का सेट होता है, उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं।
कैरियोटाइप जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, और दूसरा ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। ऑटोसोम वो क्रोमोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल में एक जैसे होते हैं। फिनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस होती है, कोई दिखने में किस तरह का है, ये फिनोटाइप होता है। और जाहिर है फिनोटाइप जो है वो कंट्रोल होता है जीन से, तो जीन्स जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पाई जाती हैं वो उसका जीनोटाइप होता है। बाइवैलेंट्स आर फॉर्म एट दिस स्टेज। बाइवैलेंट, बाय का मतलब दो है, तो हमारे पास जब मियोसिस स्टार्ट होता है उसका प्रोफेज 1, तो पहला स्टेप होता है, पहला फेज होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम बहुत बारीक बारीक नजर आता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं जाइगोटीन। अच्छा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते तो डबल डबल हैं लेकिन बहुत बारीक होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम जब करीब आते हैं तो वो जोड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, बारीक सा। ये जो जोड़ी बनी है इनके दरमियान, इसको हम नाम देते हैं, इस प्रोसेस को हम साइनाप्सिस कहते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बाइवैलेंट कहलाता है। अभी इसे बाइवैलेंट कहते हैं। अगले स्टेज के अंदर ये थोड़ा सा मोटे मोटे हो जाते हैं, तो हमें क्लियरली नज़र आता है कि ये 4 धागे हैं। अब इसे टेट्राड का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये टेट्राड है। इसे बाइवैलेंट भी कह सकते हैं, ये टेट्राड भी है। बाइवैलेंट क्यों? क्योंकि इसके 1 या 2 क्रोमोसोम है, और टेट्राड क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। बाकी ये सब स्टेजेस हैं मियोसिस प्रोफेज 1 के। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स विद इन एन इकोसिस्टम। तो होता यह है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट्स वगैरह आते हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ है, इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि गाय वगैरह, इनको खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि शेर वगैरह या कोई भी फॉक्स वगैरह, उनको खाते हैं टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर के अंदर बड़े एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे अगर यहाँ पर गाय थी, उसको किसी फॉक्स ने खाया और फॉक्स को फिर शेर ने खा लिया, तो वो टर्शरी कंज्यूमर है। एंड देन इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के ऊपर अगर कोई मर जाता है, तो जितना भी मटेरियल इसकी बॉडी के अंदर है, अगर उसे निकाला ना जाए तो वो सारा का सारा मटेरियल लेके मर जाएगा, तो इन्वायरमेंट के पास बचेगा नहीं। तो डीकम्पोजर्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, वो इनकी बॉडी को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद सारा मटेरियल शामिल कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो इस तरह से होती है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। तो ये हमारे पास रिसाइकलर्स कहलाता है। Now a cell having 16 chromosome divide by meiosis, ठीक है। At telophase 1 the number of chromosome in each nucleus will be। तो देखिए meiosis जो है ना, meiosis हमारे पास 2 स्टेप्स के अंदर होता है। एक होता है meiosis 1 जिसमें एक सेल से बनते हैं 2 सेल, ठीक है। ये एक सेल है, meiosis 1 जब होगा तो 2 सेल बनेंगे, और meiosis 2 जब होगा तो ये दोनों सेल डिवाइड करेंगे तो 4 सेल बनेंगे। अब meiosis 1 को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि meiosis 1 के अंदर जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो अगर 16 क्रोमोसोम यहाँ थे, तो जब meiosis 1 का टीलोफेज 1 आएगा, टीलोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो आपको 8 क्रोमोसोम जो है वो इसमें नजर आएंगे और 8 क्रोमोसोम इसमें नजर आएंगे। तो meiosis 1 के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अब meiosis 2 जब होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहता है। तो 8 क्रोमोसोम इधर, 8 क्रोमोसोम इधर, 8 क्रोमोसोम इधर और 8 क्रोमोसोम इधर। ये कैसे होता है ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने कि सेल जो है ना वो meiosis 1 करना चाह रहा है, meiosis करना चाह रहा है, तो 16 क्रोमोसोम उसमें इनिशियली थे पेरेंट सेल के अंदर। तो टीलोफेज 1 जब खत्म हो जाएगा, यानी जब 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 8 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे हर सेल के अंदर। अ टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। तो प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है वो एपोप्टोसिस होता है, जिसके अंदर सेल को मैसेज दिया जाता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप निकल लें। तो सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये एपोप्टोसिस कहलाता है। अगर इंजरी की वजह से डेथ हो तो वो नेक्रोसिस है। साइनाप्सिस में बता चुका हूँ, पेयरिंग को कहते हैं। और डायकाइनेसिस जो है वो प्रोफेज 1 का जो है वो 5th सब स्टेज है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अगर सेपरेट ना हो सके प्रॉपर्ली, तो इसे क्या कहते हैं हम? तो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और इनके दरमियान जोड़ी बनती है, जिसे हम साइनाप्सिस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ना आकर पकड़ते हैं और फिर इन्हें खींचना शुरू करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कई बार तो नॉर्मली ऐसा होता है कि ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये एक ही तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ नहीं जाता। तो जिस तरफ ये चले जाएंगे उस तरफ क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, और जिस तरफ नहीं जाएंगे उस तरफ क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा। ये जो फेलियर है सेपरेशन का ये कहलाता है नॉन डिस्टिंक्शन, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हमें देखने को मिलती है। यूप्लॉइडी का मतलब ये है कि एक ऐसा सेल जिसके अंदर पूरे क्रोमोसोम हो, ट्रू नंबर क्रोमोसोम का हो। पॉलीप्लॉइडी का मतलब ये है कि पूरा सेट बढ़ जाए। हमारे पास एक सेल जो होता है
उसके अंदर नॉर्मल जो डिप्लॉइड सेल होता है उसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम होता है और हमारे जो गैमेट्स होते हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होता है। तो 23 क्रोमोसोम का मतलब होता है एक सेट, हमें एक सेट मिलता है ना, पेरेंट्स फादर से एक सेट मिलता है मदर से, तो एक सेट 23 क्रोमोसोम का है। तो एक सेट वाला सेल कहलाता है हैप्लॉइड, दो सेट वाला कहलाता है डिप्लॉइड। अगर किसी के अंदर एक सेट बढ़ जाए तो 69 अगर हो जाए, ठीक है, तो ये कहलाएगा 3 सेट वाला, इसे हम कहते हैं ट्रिप्लॉइड। या अगर 4 सेट हो जाए 96 हो जाए तो ये कहलाता है टेट्राप्लॉइड। तो इनमें हो क्या रहा है, पूरा का पूरा सेट बढ़ रहा है, तो ये पॉलीप्लॉइडी की एग्जाम्पल के अंदर आता है। ना क्रोमोसोम नॉर्मली अकर एज होमोलोगस पेयर इन व्हाट। अच्छा, स्पर्म सेल जो है ना, इसके अंदर आधे क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर पूरे क्रोमोसोम ही नहीं है तो जोड़ियाँ नहीं होंगी, हर जोड़ी में से एक होगा। तो स्पर्म के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो जोड़ी में नहीं मिलते। एग जो है वो भी हमारे पास एक गैमेट है, तो इसके अंदर भी जोड़ी में नहीं मिलते। गैमेट खुद कह दिया, गैमेट तो आधे क्रोमोसोम होंगे तो जोड़ी में नहीं मिलेंगे। जाइगोट ऐसा होता है जिसके अंदर स्पर्म और एग मिलते हैं, तो जब एक सेट यहाँ से आएगा, एक सेट यहाँ से आएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम की एक जोड़ी, एक जो है क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, तो पेयर बन जाएगा किसमें, जाइगोट के अंदर। Now this hormone act as a growth inhibitor causing stomata to close। एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो कि ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है। ये स्टोमेटा को बंद करवाता है, लीव्स को कम करवाता है, लीव्स को कन्वर्ट करवाता है कांटों के अंदर, सीड की डोरमेंसी को जो है वो प्रोलॉन्ग करता है। क्यों? क्योंकि कंडीशंस अनफेवरेबल है। द प्लांट सेल दैट हैव देयर सेल वॉल रिमूव दे आर नोन एज। तो प्लांट सेल में से जब आप सेल वॉल हटा देते हैं तो वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है। ये प्लांट का सेल है, ये इसकी सेल वॉल है, ठीक है। जब आपने इसकी सेल वॉल रिमूव कर दी तो ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस को हटा दे तो जो बच जाए वो साइटोप्लाज्म है, और टोनोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं। ना सेल्स फाउंड इन एट द स्टेम एंड रूट एपिसिस दे आर टर्म्ड एज। तो रूट और स्टेम के बिल्कुल किनारों के ऊपर जो सेल्स होते हैं जो कि बहुत तेज़ी से डिवाइड हो रहे होते हैं और ग्रोथ करवा रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो ये सेल्स कहलाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। ये एपिकल मेरिस्टेम है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करवा रहे होते हैं स्टेम को ऊपर की तरफ और रूट को नीचे की तरफ। यहाँ से लीफ निकला हुआ है तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेम है। यहाँ पे रिंग्स होते हैं स्टेम के अंदर जो कि अब सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, इसका डायमीटर बढ़वाएंगे, ये लैटरल मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज द पेपर ऑफ 2015।